डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक का विषय है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अनुबंध अधिनियम, एक संक्षिप्त परिचय। हम दैनिक जीवन में अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाने अनजाने में कोई न कोई अनुबंध करते रहते हैं। जैसे किसी दुकानदार से राशन का सामान खरीदना या किसी सेवा प्रदाता कंपनी से, जैसे रोडवेज रेलवे से गंतव्य दूरी तक जाने के लिए टिकट खरीदना। बदले में दुकानदार एक निर्धारित प्रतिफल के बदले या एक निर्धारित राशि के बदले हमें वो वस्तु उपलब्ध करा देता है। इस तरीके से हमारे बीच में जो संबंध बनते हैं वो एक अनुबंध का रूप ले लेते हैं या अनुबंध बन जाते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में जो हम वचन या वायदा या प्रॉमिस या प्रतिज्ञा करते हैं वो आगे चलकर एक वचन या अनुबंध या एक करार का रूप ले लेते हैं। जैसे पुस्तकालय से पुस्तक लेना, दुकानदार से कोई वस्तु उधार खरीदना। जब हम बस में सवार होते हैं तो हमारे एवं बस मालिक के बीच एक अनुबंध बन जाता है, जिसके अंतर्गत बस मालिक हमें एक निश्चित किराए के बदले में हमें एक निश्चित स्थान तक पहुंचाने का वचन देता है। वास्तविकता यह है कि अनुबंध करने वालों व्यक्तियों को सामान्यतः इसके कानूनी पक्ष का आभास नहीं होता है, प्राय वे इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन अनुबंधों की विश्वसनीयता उस जगह ज़्यादा होती हैं जो व्यापारिक या व्यापारिक संयम की परिधि में रहकर किए जाते हैं। एक व्यापारी के साथ व्यापारिक गतिविधियों को लेकर या व्यापारी के साथ में साधारण व्यक्तियों के द्वारा किए गए करार अनुबंधों पर आधारित। इस संबंध में हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पहले पूर्व में कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी जो अनुबंध के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों को आधार प्रदान करते हों। समस्त निर्णय अंग्रेजी विधान के निर्णयों के आधार पर बेस्ड थे तथा उन्हीं के आधार पर न्यायाधीश अनुबंधों के संबंध में निर्धारित निर्णय लेते थे। लेकिन सर्वप्रथम भारत में 25 अप्रैल 1872 को भारतीय अनुबंध अधिनियम पारित हुआ तथा समस्त भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर 1 सितंबर 1872 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू किया गया। भारतीय अनुबंध के अधिनियम को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में सेक्शन 1 से 75 तक की धाराएं हैं जो अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों और सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंधों पर लागू होती है। द्वितीय भाग में धारा 76 से 266 तक की धाराओं को शामिल किया गया है जो विशिष्ट प्रकार के अनुबंधों जैसे वस्तु विक्रय अनुबंध, क्षतिपूर्ति एवं गारंटी का अनुबंध, निक्षेप एवं गिरवी के अनुबंध, एजेंसी तथा साझेदारी के अनुबंधों से संबंधित हैं। वस्तु विक्रय से संबंध मामलों की अधिकता के कारण भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 76 से 123 को रिपेल्ड किया गया, हटाया गया।
इन्हें निरस्त कर एक सेपरेट या एक पृथक से एक अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम का नाम था द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, या कह सकते हैं वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, जिसमें धारा 76 से 123 तक के प्रावधान शामिल किए गए। इसी प्रकार 1932 में साझेदारी अनुबंध अधिनियम की अनुबंध में धारा 239 से 200 तक की धाराओं को इस अधिनियम में शामिल किया गया तथा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बनाया गया। यानी कि धारा 239 से 266 को भारतीय अनुबंध अधिनियम से निरस्त कर इन्हें पृथक से भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस परिवर्तन के बाद भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की विषय वस्तु या कंटेंट निम्न प्रकार से होते हैं: अनुबंध के सामान्य सिद्धांत तथा अर्ध अनुबंध, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिन्हें धारा 1 से 75 तक की धाराओं में शामिल किया गया। नंबर 2, हानि रक्षा तथा गारंटी के अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के प्रोविजंस से संबंधित धाराएं 124 से 147 तक ली गई। इसके बाद निक्षेप तथा गिरवी अनुबंध के प्रावधान धारा 148 से 181 तक शामिल किए गए तथा एजेंसी अनुबंधों से संबंधित धाराएं 182 से 238 तक को शामिल किया गया। भारतीय अनुबंध अधिनियम की एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो पक्षकारों के बीच एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन या अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है तथा उन अनुबंधात्मक संबंधों से उत्पन्न अधिकारों और दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करता है। यानी भारतीय कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंधात्मक संबंधों के फलस्वरूप पक्षकारों के जो दायित्व या अधिकार उत्पन्न होते हैं उनके निष्पादन को करने में अपनी महत्वता या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति के 2 तरह के अधिकार होते हैं। नंबर 1, लोकलक्षी अधिकार, जिन्हें राइट इन रैम कहा जाता है। नंबर 2, व्यक्तिलक्षी अधिकार या व्यक्ति के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त होते हैं राइट इन पर्सोनम कहा जाता है। राइट इन रैम एक व्यक्ति को विश्व के विरुद्ध जो अधिकार मिलने हैं उन अधिकारों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा व्यक्तिलक्षी अधिकारों में हम एक व्यक्ति विशेष को एक व्यक्ति के विरुद्ध जो उसे अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें व्यक्तिलक्षी अधिकार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके बाद हम अधिनियम की प्रकृति या उसके नेचर विशेषताएं डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अधिनियम का प्रवर्तन। अधिनियम या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1 सितंबर 1872 से प्रभावी अथवा लागू हुआ माना जाता है। इसके बाद सेकेंड, अधिनियम का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यह अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसके बाद अधिनियम भारत में किए गए समस्त अनुबंधों पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी समाज या धर्म या किसी भी क्षेत्र के लोगों के द्वारा किए जाएं, सभी पर वो समान रूप से लागू होते हैं। हमारा जो भारतीय अनुबंध है वो दैट इज़ नॉट ए कंप्लीट और परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा अनुबंध अधिनियम एक तरीके से संपूर्ण या सर्वांगीण नहीं है,
इसमें कुछ एक विशिष्ट अनुबंध जैसे बीमा, व्यवसाय या एजेंसी के व्यवसाय या निक्षेप या गिरवी के अनुबंध, उन अनुबंधों की एक संपूर्ण व्याख्या करने में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सक्षम है या संपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे माल विक्रय, संपत्ति हस्तांतरण आदि के संबंध में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी प्रोविजंस नहीं किए गए हैं। अर्थात सामान्य परिस्थितियों में जो अनुबंध किए जाते हैं उन अनुबंधों से उत्पन्न दायित्व एवं अधिकारों की व्याख्या करता है या उनके निष्पादन के संबंध में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को पूरा करने में हेल्प करता है। इसके बाद अनुबंध से उत्पन्न दायित्वों की व्याख्या करता है। हमारे बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस के कारण या अनुबंधात्मक संबंधों के कारण पक्षकारों के बीच में अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं। उन अधिकार और दायित्वों को निष्पादन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन के कारण हमारे बीच में अधिकार एवं दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अधिकार एवं दायित्वों को पक्षकारों के द्वारा निष्पादन किया जाता है। यदि उनका एग्जीक्यूशन नहीं संभव नहीं है तो उस स्थिति में एक पक्षकार को क्षतिपूर्ति या उसके प्रति क्या दायित्व है उस दायित्व के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किए गए हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का संबंध व्यक्ति लक्षिक अधिकारों से होता है या व्यक्ति लक्षिक अधिकारों की व्याख्या करता है, न कि लोक लक्षी अधिकारों की व्याख्या करना। इसका कोई संबंध नहीं है। केवल व्यक्ति लक्षी अधिकारों की व्याख्या अनुबंध अधिनियम। इसके बाद अनुबंध के कानून का क्षेत्र, स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। अनुबंध का कानून, जो अनुबंधों का कानून या ठहराव का संपूर्ण कानून नहीं है। अनुबंध में जो समस्त ठहराव हैं वो एक तरीके से इस श्रेणी में नहीं लिए जाते हैं। केवल उन सभी ठहरावों को शामिल किया जाता है जो पक्षकारों के बीच विधिवत रूप से वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं या उनके बीच में लीगल रिलेशंस स्थापित करते हैं। उन ठहरावों को इसमें शामिल किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वे समस्त ठहराव जो किसी पारिवारिक सदस्य के बीच में किए गए या महत्वपूर्ण किए गए हैं या सामाजिक रूप से ठहराव किए गए हैं या राजनीतिक ठहराव किए गए हैं, उन ठहरावों को अनुबंध अधिनियम में शामिल नहीं किया जा सकता है। अर्थात वे समस्त ठहराव जो पक्षकारों के बीच में लीगल रिलेशन या वैधानिक संबंध स्थापित करते हैं, उन ठहरावों को अनुबंध की श्रेणी में माना जाता है। नंबर 2, अनुबंध का जो यह कानून है, जो प्रचलित कानून है 1872, समस्त कानून समस्त दायित्वों का कानून नहीं है। अर्थात वैधानिक दायित्व जो स्वेच्छा से अनुबंध करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, उनसे संबंधित तो है ही, लेकिन कई बार परिस्थितिवश कुछ एक ऐसे वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं जो कानून द्वारा हम पर थोपे जाते हैं और उनके फलस्वरूप हमें अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यद्यपि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरीके से एक हमारे देश में ठहरावों के निष्पादन, अनुबंधों के निष्पादन या अनुबंधों के निष्पादन के फलस्वरूप होने वाले दायित्वों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमें
संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई, समय समय पर उन संशोधनों को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण अब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही सीमित संशोधन किए गए। सन 1899 में धारा 19A जोड़ी गई थी और सन 1930 में तथा 1932 में इस अधिनियम की कुछ धाराओं को निकालकर माल विक्रय अधिनियम तथा साझेदारी अधिनियम का पृथक पृथक निर्माण किया गया। अतः हमें आज ज़रूरत है वर्तमान जो तकनीकी युग या जो डिजिटल इंडिया युग या आधुनिक युग में ऐसे अनुबंध की जो संपूर्ण अनुबंध या संपूर्ण करारों को अपने भीतर समाविष्ट कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका अनुबंध का निर्माण कैसे होता है, अनुबंधों के वैलिड पार्ट या वैलिड अनुबंधों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अनुबंधों की जो लीगल प्रक्रियाएं हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाता है, अनुबंधों का निर्माण कैसे होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।